मैं तो लड़कियों को दिया गया मकान। नहीं, लड़कियों को दिया गया, पत्नी को तो दिया ही नहीं है। आपका बनता क्या है? आपका वन थर्ड बनता है। ओनर के लिए हमारी राइट था भी, तो हस्बैंड की डेथ के बाद पत्नी एब्सोल्यूट ओनर हो गई। पत्नी नहीं हुई, हस्बैंड की डेथ के बाद पत्नी एब्सोल्यूट ओनर हो जाती है। 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। अभी ये कानून बनना चाहिए, अभी बना नहीं है जी। इसमें सर ऐसा कानून, आपकी बात सही है, पत्नी को मालिक होना चाहिए जी, लेकिन ऐसा कानून अभी नहीं है। बिल करने के बाद जैसे ही इसके प्राण पखेरु उड़ेंगे, सो ही ये प्रॉपर्टी वापस यहाँ आ जाएगी। लोकमन ने अपनी बिल बनाई, ये बनाई कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी जाएगा, पत्नी के बाद मेरी 3 लड़कियां हैं, उनको चली जाएगी प्रॉपर्टी ये दिस अपील इज बाय डिफेंडेंट। बाय द डिफेंडेंट। तो जो ओरिजिनल सूट फाइल हुआ सर, वो प्लेंटिफ ने फाइल किया एक खादी ग्राम भंडार के अगेंस्ट, जिसको लोकमन ने इंडक्ट किया था एज अ टेनेंट। सूट फॉर क्या था? सूट फॉर एविक्शन। खाली और सद्भावनापूर्ण आवश्यकता नहीं है। सूट फॉर एविक्शन ऑन व्हिच ग्राउंड? बोनाफाइड नीड की हमें आवश्यकता, बोनाफाइड नीड के लिए केवल एक ही। दो कौन सा ग्राउंड? पहला तो ये कि किराया दिया जाए हमको। अरे ग्राउंड कौन सा? ए और ए भी है क्या? आपने दावा किया एविक्शन, आप बताइए। सर एविक्शन का सूट कहा इनने बोनाफाइड नीड के लिए, ओनली बोनाफाइड नीड। तो ये वादी ने क्या कह के दावा लगाया, ये बताइए। वादी ने ये कह के दावा लगाया कि मेरे पिता लोकमन थे, लोकमन ने बताओ कि कौन से ग्राउंड पे लगाया। अरे वो उनको जो आप कैसे बता सकते हैं, ये क्या बताएं? वादी का क्या केस है? वादी का केस ये था कि मेरे पिता लोकमन थे, लोकमन की 3 संतानें थी, लोकमन ने अपने जीवन काल में एक विल बनाई जिसमें अपनी पत्नी रानी बहू को लाइफ इंटरेस्ट। 3 संतानें थी और पत्नी भी तो होगी। पत्नी थी रानी बहू। पत्नी रानी बहू जी। लोकमन ने विल बनाई 7/1/1983 को सर, एग्जिबिट P1। 7/1/1983 को एग्जिबिट P1 है सर। बिल किसके पक्ष में? बिल बनाई सर, कंपोजिट बिल थी, जिसमें ये कहा गया कि मेरी मृत्यु के बाद रानी बहू प्रॉपर्टी की मालकिन होंगी, प्रॉपर्टी की देखरेख करेंगी, रेंट खादी भंडार से लेंगी। ये इसको इंडक्ट उन्हीं ने किया था सर। तो लोकमन ने इंडक्ट किया था खादी नंबर 1 को खादी का विवाद नहीं है, उसका कोई विवाद नहीं है। कहा कि जब तक मेरी पत्नी जीवित रहेंगी उसी से किराया लेंगी। लोकमन एक्सपायर कब हुए? 27/7/83 को सर। रानी बहू के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी 3 लड़कियों को जाएगी, उसका भी हिस्सा डिवाइड कर दिया। रानी बहू के बाद 3 लड़कियों को, हाँ, कि नत्थी बहू के हाथ में आएगा नॉर्थ वाला हिस्सा, कुसुम बाई को मिलेगा मिडिल का हिस्सा, और अंगूरी बाई को मिलेगा लास्ट पोर्शन। नत्थी बाई के बाद नत्थी बाई को मिलेगा नॉर्थ। नत्थी बाई नॉर्थ। हाँ, कुसुम बाई को मिडिल, और अंगूरी बाई को साउथ पोर्शन। हाँ, जिसको कई जगह चश्मे वाला भी रेफर किया है साउथ पोर्शन को सर। तो आपका चश्मा तो एक ही है ना? 3 चश्मे। 3 चश्मे में तो एक ही चश्मा रहा होगा। 6/16 में तो 6/16। अब इसमें क्या हुआ सर, जब लोकमन की डेथ के बाद, महादेव प्रसाद वो बता रहा हूँ, एक लड़की का लड़का है। एक लड़की कौन है? वो लड़की है सर नत्थी बाई। नत्थी बाई का लड़का है महादेव है सर। महादेव का ये कहना है सर, जब रानी बहू जीवित थी, जब लोकमन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी रानी बहू के पास आई, तो रानी बहू ने बिल कर दी महादेव के लिए। रानी बहू ने महादेव को सर बिल कर दी 26/8/1991। 26/8/1991 जी। रानी बहू टू महादेव। रानी बहू ने महादेव को बिल कर दी। रानी बहू को प्रॉपर्टी तो दी नहीं गई थी। इतना ही डिस्प्यूट है सर। तो इतना क्या डिस्प्यूट है? आप ही ने तो बोला अभी। नहीं, ये तो मैं आपको प्लेंटिफ का केस बता रहा हूँ। आप अपना बता दो जी। अब हमारा केस ये है सर, वसीयत के अंदर रानी बहू हैज बीन गिवन द राइट ओवर द प्रॉपर्टी और शी हैज बीन गिवन द लाइफ इंटरेस्ट। हमारा कहना है शी वाज गिवन एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी। बता दो वेदर शी वाज गिवन द एंटायर। अच्छा, एक फैक्ट और बता दो। गिवन द लाइफ इंटरेस्ट। नहीं, एक फैक्ट और सर उसके पहले बता दूं आपको। तो जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया वो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में खादी ग्राम उद्योग के अगेंस्ट किया। उनने कहा कि आप जैसे ही लोकमन की डेथ हुई तो हम रानी बहू को देने लगे, रानी बहू की डेथ के बाद वो हमको रेंट देने लगे। रानी क्या बोले आप? लोकमन को पहले रेंट देते थे। हाँ। लोकमन के बाद रानी बहू को रेंट देने लगे। हाँ। रानी बहू की डेथ के बाद वो महादेव प्रसाद को रेंट देने लगे। कब से देने लगे रेंट महादेव को? महादेव को रेंट देने लगे सर रानी बहू की डेथ कब हुई? 10/9/1991। 10/9/91 को सर। 10/9/91 को रानी बहू की डेथ हुई। उसके बाद आप महादेव को किराया दे रहे हो? हाँ, ये महादेव को 95 तक ही किराया देते रहे। तो उनने फिर हमको इंडक्ट किया और
इविक्शन सूट को कन्वर्ट कर दिया गया टाइटल सूट पे और ऑर्डर पास हुआ टाइटल डिसाइड करते हुए। इविक्शन सूट को अमेंड किया गया वाला यही दावे की हाँ। बात कर रहे हो ना? हाँ, हम रिस्पोंडेंट नंबर 2 बना दिए गए और इविक्शन सूट की जगह उसमें टाइटल डिसाइड हो इसमें जी। तो अभी इलेक्शन डिक्री नहीं हुई आपकी खिलाफ? इविक्शन डिक्री हुई उसके खिलाफ हुई। हमसे बोला गया कि जो आपने रैंक कलेक्ट अच्छा, किया महादेव के लिए बोला गया? जो उस पीरियड का रैंक कलेक्ट किया वो आप इनको दे दो। अच्छा, जी, तो आप महादेव हो या हम महादेव हैं। वो कौन है जो इलेक्शन डिक्री वाला जिसके खिलाफ इलेक्शन डिक्री हुई? वो रिस्पोंडेंट नंबर वो है सर खादी ग्राम। हैं? खादी ग्राम छोड़ के चला गया है। कब्जे में कौन है आज? महादेव का कब्जा है। महादेव ने कब्जा ले लिया? लिया नहीं ये लोग रहते नहीं है वहाँ, महादेव का पहले से ही रह रहे हैं। जब छोड़ के चला गया, हाँ। जब छोड़ के चला गया खादी ग्राम, वो तो कब्जे में कौन है दुकान 6/16 के में? नहीं, महादेव प्रसाद जो है सर, अरे नहीं, अपीयरेंस है सर, अपीयर हुए हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 2। नहीं, इसमें क्या है सर जो खादी देखो, ये चीजें पढ़ के नहीं बताई जाती, ये तो आपको पता होती है तो ही बता पाओगे। इसमें महादेव प्रसाद खादी ग्राम और महादेव प्रसाद के खिलाफ नीति कोर्ट से जो आदेश हुआ कि आप बकाया किराया दे दें और खाली कर दें। और अंगूरी भाई ये तो हुआ होगा उसके खिलाफ, खादी ग्राम उद्योग के खिलाफ। खादी ग्राम उद्योग के खिलाफ। यही इसके ये तो ये महाप्रबंधक जो है कब खाली किया? क्योंकि आप सोचोगे बीच में भी कहीं लिखी होगी डेट, तो डेट नहीं रखी सर, वो इस सेकंड अपील के ड्यूरेशन में वो आता रहा जाता रहा, दुकान बंद कर दी, फिर खोलता रहा, पर उसका सामान एट प्रेजेंट हुई इन ऐसा नहीं है सर। जहाँ खादी ग्राम कौन? खादी ग्राम वेदर डिग्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड, स्टे चल रहा है सर। तो स्टे चल रहा है, तो यानी कि आज की तारीख में प्रबंधक कब्जे में हुआ। जी अच्छा, अब क्या कर दिया सर? अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा इसमें ये कहना था, ये आप कह रहे हो टाइटल सूट में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया, ये कैसे किया? अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट ने फाइल किया एज अगेंस्ट यू टाइटल सूट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। एज अगेंस्ट में। और ये जो आप नत्थी भाई के लड़के हो, नत्थी भाई है जिंदा है या नहीं, उसकी डेथ हो गई सर। और आपकी वसीयत को सिद्ध माना कोर्ट ने? नहीं, हमारी उनने कहा कि चूंकि 83 की वसीयत अनडिस्प्यूटेड, हम भी बोल रहे हैं कि 83 की वसीयत थी और हाँ। हमारी पीठ पीछे थी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि चूंकि 83 की वसीयत हम मान रहे हैं, इसलिए उसको बाद की वसीयत देखने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट की फाइंडिंग है। वसीयत के लिए आप दूसरा दावा लगा लो, क्या रोक है इसमें? तो कायदे से ये सब होना भी नहीं चाहिए था। नहीं वेदर भाई देखिए, ये तो लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर था, सिंपलिसिटर जी। इसमें टाइटल की बात कहाँ से आई? क्या इशू बना है बताना? क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बना है? क्वेश्चन ऑफ लॉ सर 2 बने हैं यहाँ पे सर। हमारे खिलाफ ये फाइंडिंग है कि हमारा ये मुकदमा तो केवल जो है दुकान का ही था, दुकान का था। अब ये तो बिल की गई थी, केवल दुकान की गई थी, पूरी नहीं, मकान पूरी की? प्रॉपर्टी की बिल थी सर, पूरी प्रॉपर्टी की बिल। पूरी प्रॉपर्टी की बिल महादेव को कहाँ से हो जाएगी? लोकमन नहीं, पूरी प्रॉपर्टी की बिल लोकमन That bill has not been found proved by the courts. नहीं, कोर्ट ने उस बिल की लीगलिटी चेक ही नहीं करी। तो फिर क्या चेक किया? कोर्ट ने ये कहा कि हम उस बिल को देखेंगे नहीं, क्योंकि 83 वाली लोकमन की बिल को हम मान रहे हैं। नहीं, अभी आप बोल रहे हो ना कि ये सूट टाइटल में सूट में कन्वर्ट हो गया, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बना बताओ? जी, क्वेश्चन ऑफ लॉ 6/7/2000 का ऑर्डर है सर। Whether the bill exhibit P1 dated 7/1/83, 7/1/83 तो वही हो गई महादेव उसकी, लोकमन की executed by Lokman could be operated in favor of the respondent plaintiff after he died and his wife Srimati Rani Babu became the absolute owner of the suit property. Whether the bill executed by Rani Babu in favor of the appellant defendant Mahadev Prasad would make him owner as well as the landlord of the suit accommodation where he was entitled to receive the rent from the respondent number 2, defendant number 1. अब आप पहले बिल बता दो। एग्जिबिट P1 देख लें सर। तो इसमें काउंटर क्लेम लगाया था महादेव ने? नहीं लगाया सर, प्रतिवादी बना। प्रतिवादी टाइटल सूट वाली बात समझ में नहीं आ रही भाई। ये दिस सूट वाज ओनली सिंपलिसिटर इंजंक्शन, इसमें टाइटल सूट वाली बात क्या आ रही है? जाती आपको लगता है कोई टाइटल का झगड़ा है, गो एंड फाइल फ्रेश सिविल सूट। ये इसमें इंक्वायरी होगा सकती है? इसमें कर दिया ना, लेकिन सर वो कर दिया, ठीक है, उसको खत्म कर देंगे जी, उसमें कर दिया उन्होंने इंक्वायरी। यू गो एंड फाइल सिविल। ने उस बिल को प्रूफ मान लिया था, नॉन प्रोबेटेड बिल थी, उसको प्रूफ मान लिया, उसके गवाह को देख के प्रूफ मान लिया, और हमारी बिल को देखा भी नहीं। वो बिल तो आप बता रहे हो ना, तो भाई देखिए, यदि आप केवल वो वाली बात करते हो कि आपकी वाली बिल सिद्ध है थोड़ी देर के लिए, तो आप पहले वाली बिल पढ़ लो, उसी से पता लग जाएगा वेदर रानी बहू वाज गिवन एब्सोल्यूट ओनर और शी वाज गिवन द लाइफ इंटरेस्ट। पढ़ो। वसीयत लिखा दिया, लोकमन पुत्र सोयनसो स्टेशन रोड खुरई, श्रीमती नत्थीबाई पत्नी सोयनसो नेमा प्रसाद, जल्दी पढ़ो जरा। 2 कुसुम बाई रामस्वरूप, 3 अंगूरी बाई।
मैं वृद्ध होकर बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत नाजुक हो गई, अब मुझे अपनी जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं। मैं तुम तीनों हमारी पुत्रियां हो, विवाहित हो, व मेरे पुत्र व अन्य कोई संतान नहीं है। मैं अपने कुटुंब वालों से एक अरसे से अलग हूँ, व मैं अपने स्वयं की कमाई से अपनी धनराशि से स्टेशन रोड खुरई में तजुमा स्वयंसो मकान स्वयंसो में निर्माण किया था, जिसमें मैं व मेरी पत्नी रानी बहू दूसरी मंजिल पर निवास करते हैं। नीचे की 3 चश्मों में से एक चश्मा जो ऊपर जाने के जीने से लगा है, जिसमें नेमा सेल्स कारपोरेशन की दुकान है, व बाकी 2 चश्मे गांधी भंडार किराए से लेकर उद्योग चला रहा। 2 चश्मे हैं गांधी के पास 2 चश्मे, एक गांधी जी के पास 2 ही चश्मे हैं तो चलो हाँ। दूसरे का हक हिस्सा नहीं है। यही कि मैं चाहता हूं कि मैं इस मकान को बाबत व्यवस्था करने अपने जीवन काल में, जिससे मुझे पूर्ण अधिकार है, जिसके बाद में कोई झंझट झगड़ा ना हो। इसके अतिरिक्त मुझे अपनी पत्नी रानू बहू बाबत भी व्यवस्था करना आवश्यक है, वह मेरी मृत्यु पश्चात उसके रहने बाबत व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसलिए मैं अपना उक्त मकान तुम तीनों पुत्रियों को इस वसीयतनामा द्वारा, तुम नत्थी बाई को जीने से लगा हुआ चश्मा मैं जीना जगह, व तुम कुसुम बाई को उससे लगा हुआ चश्मा बीच वाला, व तुम अंगूरी बाई को शेष चश्मा आखिरी वाला साउथ वाला जो है नीचे के सीधी तीसरी मंजिल तक भूमि व मकान वसीयत इस प्रकार करता हूं कि जब तक मेरी पत्नी जीवित है, तब तक मैं या मेरी पत्नी जीवित हैं, तब तक हम दोनों उक्त मकान के स्वामी रहेंगे, व हम लोगों की मृत्यु के उपरांत उक्त मकान के इस वसीयत से लिखे अनुसार तुम लोग स्वामी होगे, व मुझे अपने जीवन काल तक इस मकान बाबत अन्य व्यवस्था करने का अधिकार होगा। तुम लोगों को यह भी आवश्यक होगा कि तुम तीनों मेरे व मेरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत हम लोगों की क्रिया का संस्कार व 13वीं बिरादरी के रिवाज के हिसाब से करोगी। मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी पत्नी रानी बहू को उक्त मकान में रहने व जहां तक जीवित है तब तक मकान में किराएदारी, खादी भंडार, अन्य दुकानों से किराया वसूल का पूरा अधिकार होगा, व उसके जीवन काल में तुम लोगों को उस बाबत कोई अधिकार ना होगा। न तुम लोग वसीयतनामा के आधार पर उक्त मकान पर कब्जा मेरी पत्नी की मृत्यु पश्चात कर सकोगे। यहाँ तक तो अभी आपका राइट पैदा नहीं हुआ महादेव जी का जी, यहाँ तक तो अभी राइट नहीं आया ना। आगे पढ़ लो। हाँ आगे पढ़ इस लेता हूं। पन्ने तक तो क्लियर ना कि यहाँ तक कुछ नहीं मिला आपको, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं डाउट नहीं है, पर मैं बताऊंगा सर, उस पर बता देंगे, लेकिन यहाँ तक तो तुम लोगों को यह भी लाजमी होगा कि तुम लोग हमारी मृत्यु उपरांत हमारी पत्नी रानू बहू की उचित सेवा करोगे व उनकी वृद्ध अवस्था में सहायक होगे। यह कि अन्य मेरा घर गृहस्थी कुल सामान, बर्तन, फर्नीचर, अन्य सोना चांदी स्वामी मेरी मृत्यु पर मेरी पत्नी रानी बहू होंगी, उसमें तुम लोगों का कोई अधिकार ना होगा, ना उन्हें संपत्ति बाबत व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा। महादेव चाहता तो यही सोना चांदी लेके निकल जाता, लेकिन अभी मकान नहीं आ रहा है इस पे। हाँ। नहीं मकान नहीं आ रहा, नहीं सर, इसमें मेरा कहना यह है सर, चलो आगे बढ़ो ना, बाद में यह कि इस बिल से नहीं आ रहा है, ये कह रहा हूँ। यदि तुम लोग कोई भी तुम्हें दिया हुआ मकान भाग बेचना चाहो तो तुम्हें अपना हिस्सा अन्य दोनों से किसी को बेचना होगा। अतिरिक्त इसके उक्त मकान का मंजिल भाग का जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया, जिसकी मरम्मत कराना आवश्यक, तो उस बाबत तुम तीनों को अपने हिस्से के मुकाबले अपनी ओर से उसकी मरम्मत करानी होगी। हाँ पढ़ते जाओ। और कुछ इसमें तो लड़कियों को दिया गया मकान? नहीं, लड़कियों को दिया गया, पत्नी को तो दिया ही नहीं है। पत्नी को लाइफ है कि वो जो है लाइफ इंटरेस्ट दिया। लाइफ इंटरेस्ट दिया, तो लाइफ इंटरेस्ट जब दिया है तो तब मोमेंट पत्नी डाइज ये प्रॉपर्टी सक्सेसर्स पे आ जाएगी, और आ गई। तो जब पत्नी को लाइफ इंटरेस्ट दिया था तो पत्नी वाज नॉट इन ए पोजीशन टू एग्जीक्यूट, या पत्नी या वाइफ वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द विल इन फेवर ऑफ महादेव। जो यदि इस वसीयत को सिद्ध मानते हो, अब यदि मान लो इस वसीयत को नहीं मानते हो तो रानी बहू का तो खुद का तो कोई राइट ही नहीं था। रानी बहू का राइट तो 1/4 बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोकमन की थी। हम उस पर डिस्प्यूट किए सर, हमने कहा प्रॉपर्टी जो लोकमन ने बनाई थी वो लोकमन की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी। रानी बहू के जेवर बेच के उसने ये तो फिर इसके लिए दावा लेके आना आप। इसके लिए इस लैंडो टेनेंट मैटर में सब क्रियाक्रम थोड़ी होगा। लैंडो टेनेंट मैटर में ही इनने सब गवाही करवाई, उसकी गवाही भी आई है सर। मैटर है, लेकिन इसका स्कोप आप इतना बढ़ाते जा रहे हो। हमारे खिलाफ तो उनने आपके पास एक ही रहे। अच्छा ये बीच में आना, ये कौन, ये महिला वादी कौन है? वादी का नाम क्या है? अंगूरी बाई। ये था ना सेकंड पैरा का। तीनों पत्नियों को इसमें 5वीं लाइन, तीनों पत्नियों को वसीयतनामा तुम नत्थी बाई को जीना से लगा हुआ चश्मा, ये अंगूरी है जी, चश्मा मैं जीना जगह, बस तुम कुसुम बाई को उससे लगा चश्मा बीच वाला, तो तुम अंगूरी बाई को शेष चश्मा, यानी इस अंगूरी बाई को वो वाला चश्मा मिला जिसमें किराएदार है। आधे पोर्शन में किराएदार, आधे हमारे आपके हमारा आप तो ही नहीं ना। आप जो है उसके लड़के जरूर हो भाई। अभी किराएदार तो पूरा ही बाहर निकलेगा ना, किराएदार आधा आधा थोड़ी निकलेगा। किराएदार के खिलाफ डिक्री, अब आप अपना बता दो। डिक्री देते हैं सर, डिक्री किसके खिलाफ है सर? बताओ।
आधा कराया आपको, आधा कराया आपको, दिलाने का आदेश कर दिया। सर इसके पेज 10 से चालू होता है सर, पैरा 34 है। पहले मैं डिक्री देखना चाहूंगा। डिक्री दिखा रहा हूँ सर। पढ़ाओ डिक्री बादनी। फलता है उपरोक्त विवेचना के आधार पर बादनी अपनी मौखिक दस्तावेज साक्ष्य से नहीं, क्या पढ़ रहे हैं आप? ये आज वही पैरा वो 34 डिक्री को इसी में हाँ, रिप्रोड्यूस sorry, किया है पैरा सर, 34 हाँ, पढ़िए, जी वही पढ़ता हूँ सर। पैरा करने में 34 ये पढ़ दीजिए ए। जी ए से पढ़ता हूँ। बादनी प्रतिवादी क्रमांक 1 से वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग में दर्शाए गए भाग स्टेशन रोड खुरई के मकान के नीचे हिस्से के भाग में चस्पे का रिक्त अधिपत 60 दिन पश्चात प्राप्त करने के अधिकारी है। बादनी प्रतिवादी क्रमांक उसके प्रतिवादी क्रमांक एक से प्राप्त किराया 5400 रुपए 5400 पाने के अधिकारी है। बादनी बादग्रस्त किराया भाग लेकर उक्त अनुसार तभी प्राप्त कर सकेगी जबकि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 को 1 वर्ष के बराबर किराया अदा करेगी। प्रकरण की परिस्थिति में बादनी स्वयं का वाद ग्रहण करेगी सर। और क्या डिग्री? नहीं, इसमें सर जो हमारे खिलाफ जो फाइंडिंग दे दी इनने, क्या दे दी? आपकी वसीयत के बारे में क्या कह दिया? हमारी वसीयत के बारे में इनने फाइंडिंग ये दी कि 83 ने लोकमन ने वसीयत करी थी, उसमें लाइफ इंटरेस्ट दिया था, इनको वसीयत बनाने का अधिकार नहीं। सही तो दे दिया। हमारा कहना ये था सर, जब ये जॉइंट प्रॉपर्टी है उस पर हमने एविडेंस लाया। जॉइंट प्रॉपर्टी हमारे टाइटल छूट कहीं जाके कुछ करना हो तो कर दो। और कहा देखिए आपकी हैसियत ज्यादा से ज्यादा को ओनर की हो सकती थी जी, है ना, को ओनर की हो सकती थी। और यदि कुछ भी मत देखो, मोटा मोटा देखो, कोई फाइंडिंग मत जाओ तक कानूनी बिंदुओं पे जी इस पे जाके पेंडेंसी बढ़ जाती है। इस केस में आपका बनता क्या है? आपका वन थर्ड बनता है। ओनर की यदि हमारी राइट था भी तो हस्बैंड की डेथ के बाद पत्नी एब्सोल्यूट ओनर हो गई। पत्नी नहीं हुई, हस्बैंड की डेथ के बाद पत्नी एब्सोल्यूट ओनर हो जाती है। 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, रानी बहू को एब्सोल्यूट ओनर बोल रहे हो? रानी बहू एब्सोल्यूट ओनर हो गई सर। कैसे? कौन से कानून से हो गई? हिंदू सेक्शन 40 नहीं लग जाएगा सर? 40 लग जाएगा। पति के मरने के बाद पत्नी और उसके बच्चे नहीं होंगे? धारा 8 में नहीं जाएगी? कब मरे थे लोकमन की डेथ हुई थी सर 83 को। 27/7/83 के बाद जो है सक्सेशन ओपन होगा। 3 लड़कियां बैठी हैं, एक पत्नी बैठी है, तो 4 मालिक होंगे कि एक अकेली होगी? ये कौन से जमाने में चल रहे हो? अभी ये कानून बनना चाहिए, अभी बना नहीं है जी। इसमें सर ऐसा कानून, आपकी बात सही है, पत्नी को मालिक होना चाहिए जी, लेकिन ऐसा कानून अभी नहीं है। इसमें सर एक सिमिलर इशू आया जिसमें कंपोजिट कोर्ट में कुछ है नहीं। यू विथड्रॉ दिस अपील एंड फाइल फ्रेश सूट। यदि आपको कहीं कुछ चाहिए, इनसे कब्जे का माल क्या होगा, जो कब्जा ले लेंगे पूरी दुकान का, आधा आपकी है। आधा तो हम देने तैयार है। आधा देना तैयार? नहीं, जो इनका हिस्से का है वो जो ले ले, बाकी उसमें नहीं। हमारा जो है वो तो हम क्या बोले आप सर? किराएदार से लेने के बाद जो एक चश्मा आप ले लोगे, हमारा नहीं, हमारा इनको छोड़ देना इनको। नहीं, वो तो हमारा है, तो हम रहेंगे उसमें, उसी के लिए तो सूट लगाया था। नहीं तो ये तो उसके पास 2 चश्मे है ना। हाँ, तो वो एक उनकी माँ का है और एक दादी का है। हमें तो अपना जो वसीयत में लिखा उतना चाहिए। हाँ वही तो बकाया आपको यदि इस केस में, या फिर बोले मैं डिसाइड कर दूंगा जो करना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई फाइंडिंग आपके खिलाफ आ गई है, तो यू गो इन दी सिविल सूट एंड फाइल सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन और एनी अदर रिलीफ एंड ये सब टाइटल की फाइंडिंग कोई आपको फाइंडिंग तो हमारे अगेंस्ट ऑपरेट होंगी सर फिर इसमें। नो, ये तो इविक्शन सूट है, टोटल इविक्शन सूट है ना। एमपी कॉम्पिटेंट सेंटर किसी का वो तो नहीं था, किसी का कोई काउंटर क्लेम वगैरह में। त्रिभुवन शंकर जजमेंट दिखाओ। नहीं, काउंटर क्लेम नहीं था यार इसमें। तो त्रिभुवन शंकर जज की लाइट में यदि कोई फाइंडिंग आ भी गई, देन और वैसे आपका है क्या? 1/3 ही तो है, जाने क्या मन में विचार करे बैठे हो। आपका दूसरा बन का रहा है, लाइफ इंटरेस्ट साफ साफ तो लिखा है। आप थोड़ा सा, क्या होता है कि क्लाइंट को थोड़ा सा समझा देना तो वो समझ जाता है। अगर हम सोचते हैं कि देखो जिता के रहेंगे मुकदमा, जीतने का कोई चांस नहीं होता। अपील एडमिट हो जाती है 25 साल पहले। नहीं समझ में आया? जी आगे सर। इतनी जल्दी क्या थी अपील एडमिट करने की? मुझे यही समझ में नहीं आता। सोच समझ के एडमिट कर लो तो 25 साल बच जाएं। एक जजमेंट मैं बता दूं सर आपको। क्या बताओगे आप? त्रिभुवन शंकर देख लो, सुप्रीम कोर्ट देख लिया सर। जहाँ कंपोजिट बिल है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? वाइफ और लाइफ इंटरेस्ट यदि किसी को दिया गया है, लाइफ इंटरेस्ट वाला आदमी जैसी लाइफ खत्म इंटरेस्ट खत्म, ये लो है। लाइफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने लॉ पढ़ा है बिल के अंदर, बिल के लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर जी। लाइफ इंटरेस्ट में जैसे किसी को बिल कर दी, एक व्यक्ति मालिक है, इसको बिल कर दी। बिल करने के बाद जैसे ही इसके प्राण पखेरु उड़ेंगे, सो ये प्रॉपर्टी वापस यहाँ आ जाएगी। इधर देखो जी,
इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया, मान लो ये घर के बाहर का आदमी है, बहुत सेवा पूजा करता था इसकी, और लाइफ इंटरेस्ट इसको दिया, और जो है ये मर गया, और ये मर गया, तो ये मान लो ये भी मरेगा, पहले ही मरेगा, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है, इट विल बी रिवर्टेड बैक। नहीं, पर वो जब और जैसे ही इस पे आएगी, इसके आने के बाद तो इसके नेचुरल सक्सेसर होंगे, प्रॉपर्टी वहां पर बटेगी, पर ये नीचे नेचुरल सक्सेसर बैठे हुए हैं। नहीं, पर इसमें वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं था ना सर, वो प्रॉपर्टी तो जॉइंट इसके लिए डिक्लेरेशन का दावा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लोकमन के नाम की है। आप बोल रहे हो कि पत्नी ने अपने परिवार से जेवर वगैरह लेकर आए थे रानी बहू, हाँ, इसलिए जो है वो उसकी है, तो रानी बहू भी चली गई जो ये कह सकती थी। रानी बहू ने कभी नहीं कहा मेरे पति की प्रॉपर्टी मेरे पति की नहीं है। नहीं, उस पे इसमें ये तो एविडेंस भी आया है, रानी बहू का पोता कह रहा है। उस पे एविडेंस भी आया है कि कहाँ किसको बेचा, किसने लिया, क्या पैसा मिला। चलो हो गया, आपको कुछ और करना है? You want to withdraw or I should decide? If you want to withdraw, then go and file suit for declaration कि ये प्रॉपर्टी लोकमन की नहीं थी, ये लोकमन की पत्नी की थी, इसलिए पत्नी की वसीयत सही है, ये दावा लगा देना, चल लड़ते रहो। हम ये बोलते हैं दिस फाइंडिंग विल नॉट कम इन योर वे, ऐसा लिख देते हैं। हाँ, ऐसा लिख दीजिए। हाँ बोला, हम तो क्या है कि वहां जाके आप नहीं लड़ना, तो सब मुकदमा निपट गया होगा, कोई नहीं लड़ना चाहेगा 50 साल बाद। कब का दावा है ये? पुराना दावा है सर का। पुराना तो हो गई, सन 2000 की सेकंड अपील है, तो 80 का होगा दावा। नहीं, 80 का नहीं सर, इतना तो डेथ नहीं हुई थी इन लोगों की, ये 94 का दावा है। सही, ट्रायल कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में 6 साल में निपट गया, यहाँ 25 साल तो लग ही जाते हैं ना हाई कोर्ट में। तो देखो, आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ एट काउंसिल फॉर द अपीलेंट पब्लिक डिफेंड नंबर 2 in the light of decision of Honorable Supreme Court in the case of Swens 2014 volume 2 SCC 788 within bracket para 31 praise for withdrawal of the second appeal with liberty file press suit for declaration of title and consequential relief against the LRs of defend number 1 and other after joining other necessary parties. Prayer being reasonable in the light of decree of eviction, in the light of concurrent decree of eviction passed by courts below against the respondent number 2 public tenant, passed on the grounds available under section 12 within bracket 1 of the MP Accommodation Control Act 1961. This second appeal is permitted to be withdrawn and is hereby dismissed as withdrawn. With aforesaid liberty करने से। The aforesaid liberty. It is made clear that this court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case, and the appellant may file has not expressed an opinion on merits and demerits of the case, and the findings recorded by courts below against the appellant Das Mahadev Prasad shall not come in his way. The press civil suit, Great. if any filed by him. Great.